Hello students, welcome to lecture 1 of ecosystem. So अब हम लोग इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक चैप्टर है ये इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं है। एनसीईआरटी लेवल है और एनसीईआरटी लेवल ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। वो जो एनसीईआरटी में चीज़ें दी हैं उनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझेंगे और कुछ 10-20% चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक सिस्टम इकोसिस्टम के बारे में हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं, वही चीजें हैं, थोड़ी चीजें यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। जैसे इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट ईच अदर एंड आल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। मींस बायोटिक इंटरेक्शन भी है और एबायोटिक इंटरेक्शन भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके का इंटरेक्शन यहां पर होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इकोसिस्टम का क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे हम देखें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो इस बेसिक ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड है, रिवर है, एस्टुअरी है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसके बाद है मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे क्रॉप फील्ड्स है, ठीक है, एक्वेरियम है, ठीक है। एक्वेरियम मीन्स जो हमारे घर पे रखा है बहुत छोटा है, जो बड़ा एक्वेरियम है जिसमें कुछ और मछली के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम मैन मेड इकोसिस्टम से बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। सो एंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। जो भी हमारा बायोस्फीयर है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो जिसको हम बायोस्फीयर बोल रहे हैं, ठीक है, वो दैट इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। इन एन इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट एंड फंक्शन एज यूनिट, ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और फंक्शन एज ए यूनिट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटिफिकेशन पूछा जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, अलग अलग लेवल पर जो अलग अलग स्पीशीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। एग्जांपल, इन ए फॉरेस्ट ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप स्ट्रेटा, ठीक है। तो ट्रीज जो है वो ऊपर का स्ट्रेटा लेते हैं, श्रब्स उसके नीचे सेकंड, एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस द बॉटम लेयर, ठीक है। तो ये ट्रीज हो गए ऊपर के लेयर में, फिर उसके बाद श्रब्स और नीचे फिर हर्ब्स एंड ग्रासेस, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, जो वर्टिकली हो रहा है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आगे चलते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक्वेटिक इकोसिस्टम को पॉन्ड का। ए पॉन्ड इज ए शैलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट्स ऑल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए इकोसिस्टम, ठीक है। तो सेल्फ सस्टेनेबल मींस उसमें जो भी है अंदर रह रहे हैं वो आपस में वो खुद इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, सोलर इनपुट, सनलाइट आएगा, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो वेरी करेगा, डे लेंथ वेरी करेगा। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मैरिनल प्लांट, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स ये सब पॉन्ड में होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, कुछ एल्गी होंगे, ठीक है, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट जो किनारे पे हैं, फ्लोटिंग है, वो सारे प्लांट्स। उसके बाद कंज्यूमर्स कौन कौन से होंगे? जूप्लैंक्टन्स जो भी एनिमल्स, मैराइन एनिमल्स होंगे, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ठीक है, कुछ तैर रहे होंगे, कुछ नीचे फ्लोर पे होंगे पॉन्ड के, ठीक है। तो ये पूरा एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद डिकम्पोजर्स भी होंगे, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैचेलेट्स, ठीक है। तो ये सारे डिकम्पोजर्स पॉन्ड में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा एक पॉन्ड इकोसिस्टम यहाँ पे बनता है। All from all function of an ecosystem. Example: autotrophs convert inorganic into organic material using solar radiant energy. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक चीजों को यूज करके, सोलर एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉफ उसे कंज्यूम कर रहे हैं, और डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक टू रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है।
तो डिकम्पोजिशन भी, डिकम्पोजर्स भी है, हेटेरोट्रॉफ्स भी, ऑटोट्रॉफ्स, तो पूरा एक इकोसिस्टम पॉइंट में बना हुआ है। उसके बाद 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड है एनर्जी फ्लो, एंड फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। यही 4 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से, इन टॉपिक में से ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको समझेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग कैसे होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। तो सोलर एनर्जी सारे इकोसिस्टम्स को चाहिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंटली याद कर लेना है हमको। अमाउंट ऑफ बायोमास जो कि ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो रहा है, प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस इन वेट, ठीक है, और एनर्जी। या तो वेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन को, या फिर एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन जो है उसका जो रेट है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर ईयर और किलो कैलोरी पर जो है मीटर स्क्वायर और ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, यूनिट इसकी होगी। उसके बाद इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको कैसे हम देखते हैं, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ग्रॉस क्या है? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, टोटल जो उसने ऑर्गेनिक मैटर बनाया वो हो गया ग्रॉस, बट उसमें से खुद भी तो प्लांट यूज कर लेगा कुछ। ठीक है, पूरा थोड़ी वो ट्रांसफर कर देगा, कुछ खुद भी रेस्पिरेशन में अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेगा। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस। नेट क्या है? इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, प्लांट में जो बचा, जो बनाया था उसमें से थोड़ा उसने यूज कर लिया, बाकी जो बचा वो हुआ एनपीपी। ठीक है, दैट इज एनपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। ठीक है, तो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आर क्या है? रेस्पिरेशन लॉस, जो कि उस ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, खुद के लिए भी थोड़ा बहुत तो यूज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीपीपी एंड एनपीपी, ये याद रखना है। उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, कंज्यूमर भी साइज में बढ़ेगा, उसका भी जो है ग्रोथ होगा, तो वो नया ऑर्गेनिक मैटर उसकी बॉडी में बन रहा है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग एन एरिया। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरी करता है इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। फर्स्ट क्या है? प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग एन एरिया। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? ठीक है, सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी प्रोडक्टिव होगी। जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना कम होगा। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, जो प्लांट है उस इकोसिस्टम में उनका फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितना है। ठीक है, उसके बाद एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन्स। ठीक है, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इतना हर साल एनुअल नेट एनपीपी जो है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो ये आता है। ठीक है, 170 बिलियन टन्स। ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन इज ओनली 55 बिलियन टन्स। ठीक है, ओशियन जो है 70% एरिया अर्थ का लेते हैं, पर उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 55 बिलियन टन है। ठीक है, 70% एरिया लेते हैं, बट अगर देखा जाए तो आधे से भी कम प्रोडक्टिविटी ओशन में से आती है। 50% भी जो है प्रोडक्टिविटी ओशन में से नहीं आ रही, जैसे पर ओशन 70% एरिया के हैं। ठीक है, तो लैंड पे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमको मिल रही है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, उसके बाद
इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इज मेंटेन बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन, ये हमें पता है। एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट वेरीज फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, ये हम लोगों ने देख लिया। ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम का जो है यहाँ पे शो किया है कि कितना वो एब्जॉर्ब करते हैं, कौन कितना एफिशिएंट है, ठीक है, कितना लाइट पड़ता है, कितना वो उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम 0.2%, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 1% एफिशिएंसी है, ग्रासलैंड 1.15, मिक्स फॉरेस्ट 0.81, मॉडर्न क्रॉस 5%, और शुगर केन फील्ड का सबसे ज्यादा एफिशिएंट ये है, ठीक है, 10 to 12% इनका एनर्जी एफिशिएंसी है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच इज द मोस्ट एफिशिएंट इकोसिस्टम एंड विच इज द लीस्ट एफिशिएंट, ठीक है। तो मोस्ट एफिशिएंट जो है हमारा शुगर केन फील्ड, और लीस्ट एफिशिएंट जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हमको याद करना है, यहाँ पे मोस्ट और लीस्ट का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोडक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हमको पता है क्या होता है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर्स इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है, चीजों को तोड़ते हैं डिकम्पोजर्स। इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज डेट्रिटस, ठीक है, जो भी चीज को डिकम्पोज करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। जो कचरा, अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोले, जो कचरा है दैट इज कॉल्ड एज डेट्रिटस। एग्जाम्पल, डेड प्लांट रिमेन्स, लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, जो भी कचरा है, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, फीकल मैटर, उसको हम बोलेंगे डेट्रिटस, जो उसको डिकम्पोज जो है डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरी तरीके से ये प्रोसेस हुए हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इसको देखते हैं, एक एक करके एक टॉपिक को पढ़ते हैं, क्या है ये। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस टू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रीफोर्स, ठीक है। तो जो भी कचरा है, जो भी डेट्रिटस है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा, सिर्फ उसको बड़े से थोड़े छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाएगा, दैट इज फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंट्स में हमने कन्वर्ट कर दिया उसे। उसके बाद क्या है, लीचिंग, वाटर soluble inorganic nutrient go down into soil origin and precipitated as unavailable salt, ठीक है। तो जो वाटर soluble जो चीजें हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, उसमें जो भी डेट्रिटस था वो पानी के साथ नीचे चले जाएंगे और वो सॉल्ट के फॉर्म में वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में वो इकट्ठे हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे लीचिंग, ठीक है। उसके बाद कैटाबोलिज्म, डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय बैक्टीरियल फंगल एंजाइम, ठीक है। तो उसको डिग्रेड किया जा रहा है बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम, इसको हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म अकर साइमल्टेनियसली, साथ साथ ये चलता रहता है, ऐसा नहीं एक खत्म होगा दूसरा स्टार्ट होगा, ये साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमिफिकेशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, इस तरीके से जो फाइनली सॉइल बनाता है, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस इन सॉइल, ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन सो डिकम्पोजेस वेरी स्लोली, ठीक है। तो ये माइक्रोबियल एक्शन से रेजिस्टेंट है, ये अब और डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। बीइंग कोलोइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो इसमें ह्यूमस में जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ परसेंट जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे आधा डिकम्पोज बोल सकते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स खूब सारे हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज है ह्यूमस, और सॉइल की जो है वो मिनरल की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, वो बढ़ाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, मिनरलाइजेशन। इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब, ठीक है। अब जब ये धीरे धीरे ह्यूमस डिग्रेड होगा, क्योंकि वो काफी स्लो प्रोसेस है, फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो रिलीज हो जाएंगे इन द सॉइल, ठीक है। और ये कुछ माइक्रोब्स ही कर पाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मिनरलाइजेशन भी होगा, और मिनरलाइजेशन के थ्रू जो है वो रॉक्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिकम्पोजिशन के सारे स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, ठीक है। एक ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ए ग्रीन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंटर फूड, ठीक है। तो
लीफ गिरा, उसको कुछ एनिमल्स ने, इंसेक्ट्स ने खाला, ठीक है। न्यूट्रिएंट एनर्जी एंटर फूड वेब, ठीक है, जो भी एनर्जी उससे मिली वो फूड वेब में चला गया। सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन, कुछ केमिकल एक्शन से न्यूट्रिएंट सॉइल में चले गए। दूसरा, लीव्स partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria, they begin to lose form and become litter, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है उसको उसने यूज किया। फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थ फॉर्म बैक्टीरिया सॉइलमेंट्स, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इधर से भी आए या इधर से आए, धीरे धीरे जो है वो ऑर्गेनिक रिच सॉइल बनाएंगे, ठीक है। और उसी ऑर्गेनिक रिच सॉइल में जो है वो प्लांट ग्रो होगा, प्लांट को भी उस ऑर्गेनिक रिच, एक तरीके से पूरा रिसाइकिल होगा, उसका लीफ लौट फिर के उसी के काम आने वाला है। इंसेक्ट भी अगर कंपोज करेगा तो इंसेक्ट की डेथ होगी तो उसकी बॉडी का भी डिकम्पोजिशन होगा और उसमें से भी मिनरल्स निकल के सॉइल में जाएंगे, तो सीधे धीरे सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक रिच हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन का। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन, क्या क्या फैक्टर्स है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, ठीक है, जो डेट्रिटस है, जो कचरा है वो, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है। इट इज अ स्लो प्रोसेस इन डेट्रिटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ठीक है, जिसमें लिग्निन और काइटिन ज्यादा होगा वो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। इट इज क्विकर इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर, ठीक है। तो डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस का, अगर वो नाइट्रोजन रिच और शुगर रिच है तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, लिग्निन और काइटिन रिच है तो वो स्लो होगा। उसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर है, सॉइल मॉइस्चर है। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, अगर वार्म है, मॉइस्ट है, तो आपको भी पता, देखा होगा जब वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है बारिश वाला, तो जो है फंगल ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाता है, हमारे घरों में भी, घर के आसपास भी, ठीक है, तो वो बहुत तेजी से डिकम्पोज कर सकते हैं। लो टेम्परेचर है, एनेरोबियोसिस है, मीन्स वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है या टेम्परेचर लो है, तो वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा, डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गए सारे फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, एनसीईआरटी से भी इसको पढ़ लो और इसके नोट्स आप तैयार कर लो तो आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम का सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, वो भी एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से भी, ठीक है। बट इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर्स में से आएंगे, तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, बोनस है आपके लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत कम चीज़ें याद करने वाली हैं, तो इकोलॉजी में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है।